हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो डिस्कशन में रेलवे में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी आई है उसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे कि आपको कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सी बुक रेफ़र करनी है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन मिलती है, मैं जो वीडियोज़ बना रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में बना रहा हूँ या नहीं बना रहा हूँ। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया था। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके प्रोफेशनल नॉलेज से होंगे और 50 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड वाले पोर्शन से होंगे। एप्टीट्यूड में आपका मैथ, जीके, रीजनिंग, साइंस ये सब आएगा। तो एप्टीट्यूड वाले पोर्शन के बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज हम लोग लॉ वाले पोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लॉ का जो सिलेबस है, ये सिलेबस आप मेरे हाथ में है, आप लोग इसका प्रिंट निकाल लीजिए। तो इसके एक एक पॉइंट को टच कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट है लीगल कॉन्सेप्ट का। ये लीगल कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, ये जूरिस्प्रूडेंस का टॉपिक है। अब जो उसमें टॉपिक लिखे हुए हैं ना, पर्सन अंडर लॉ, नेचुरल एंड लीगल पर्सनैलिटी, लीगल स्टेटस ऑफ एनिमल, अनवन पर्सन एंड डेड पर्सन, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, कॉर्पोरेट क्रिमिनल लाइबिलिटी। ये आपको जूरिस्प्रूडेंस के किसी भी राइटर की बुक ले लो, उसमें सारे टॉपिक एकदम हूबहू मिल जाएंगे। वहाँ से आप लोग आसानी से रट सकते हो। ये रटने वाला टॉपिक है, इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं। मेरे पास प्रांजपे की बुक है और ये अशोक कुमार जैन की दुक्की है। इस बुक को डी वाले बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना। मतलब पेपर से 5-6 दिन पहले पढ़ के इनसे पास हो जाते थे दुक्की से। प्रांजपे के अलावा आप बीडी महाजन की बुक फॉलो कर सकते हैं। हिंदी वाले बच्चे, जो हिंदी वाले कैंडिडेट्स हैं, वो अनिरुद्ध प्रसाद की बुक फॉलो कर सकते हैं। और प्रांजपे की बुक ना हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में आती है, तो आप लोग ले सकते हो। तो सारे टॉपिक आपको जूरिस्प्रूडेंस के उसी बुक में मिल जाएंगे। दूसरा टॉपिक इसमें क्रिमिनोलॉजी एंड पीनोलॉजी का है। इसमें टॉपिक्स लिखे हुए हैं, देखो, क्राइम कॉजेशन फैक्टर, पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इसमें आपको 3 लोगों को पढ़ना है, लोम्ब्रोसो, एनरिको फेरी एंड ट्रेड। देखो मेरे पास प्रांजपे की बुक है, ये देखो, है ना, काफ़ी मोटी बुक है। पूरी नहीं पढ़नी है, इसमें सिर्फ वही सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है जो अपने सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। आप किसी भी राइटर की बुक ले सकते हो और ये प्रांजपे की बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आती है, ठीक है। अब आप देखो, नीचे देखोगे तो इसमें लिखा है काइंड्स ऑफ पनिशमेंट अंडर आईपीसी, कैपिटल पनिशमेंट एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। तो काफ़ी इजी चीज़ें हैं। मतलब अब तो काफ़ी टाइम से पढ़ाई छोड़े टाइम हो गया। जब एलएलबी में पढ़ते थे तो सेक्शन 53 था आईपीसी के अंदर, उसमें काइंड्स ऑफ पनिशमेंट बताया था। जैसे उसमें डेथ पेनल्टी होती थी एक पनिशमेंट के तौर पे, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ होते थे, है ना। और आज क्योंकि बीएनएस बन चुका है ये, तो अब आईपीसी की तो कोई रिलेवेंसी रह नहीं गई है। लेकिन मैं आईपीसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ क्योंकि इसमें लिखा है ना काइंड्स ऑफ पनिशमेंट अंडर आईपीसी। तो आईपीसी में टोटल 5 पनिशमेंट मेंशन है। डेथ पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होता था और सिंपल इम्प्रिजनमेंट। यानी इम्प्रिजनमेंट 2 तरीके का, रिग्रेस और सिंपल, ये तीसरा पनिशमेंट था। चौथा था फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और 5वां था फाइन। तो ये 5 तरीके के पनिशमेंट थे। और कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर मुझे केस याद आ रहा है, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें बोला था कि जो कैपिटल पनिशमेंट है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दिया जाना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। आप लोग एक बार पढ़ने बैठोगे तो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। क्योंकि अब हम लोग यार 5 साल या 6 साल प्रैक्टिस वाले हैं, तो बहुत सारी थ्योरेटिकल चीज़ें अब भूल चुके हैं, है ना। तो ये भी मतलब क्रिमिनोलॉजी का टॉपिक भी रटने वाला है, आसानी से हो जाएगा। तीसरा टॉपिक है इसमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्राइम। इसमें एक्टस रियस और मेंस रिया के बारे में पढ़ना है। डिस्टिंग बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम पढ़ना है, क्राइम और उसकी डेफिनेशन पढ़नी है, ठीक। वॉलंटरी एक्ट पढ़ने हैं, एक्ट कॉज्ड इन नेग्लिजेंस, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, एक बहुत फेमस लीगल मैगजीन था, बिल्कुल बेसिक लीगल मैगजीन, जब एलएलबी में हम लोगों ने एंट्रेंस पास किया था, उसमें आता था एक्टस नॉन फैक्ट्रियम नीसीमन सिट्रिया, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि इसका मीनिंग क्या था। फिर आपको इसमें इनकोइट क्राइम पढ़ने हैं, जैसे कॉमन इंटेंशन है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, क्रिमिनल अटेम्प्ट है, अबिटमेंट है। तो आपका क्वेश्चन होगा कि ये हम कहाँ से पढ़ें, आईपीसी से पढ़ें या बीएनएस से पढ़ें। तो इसको आप आईपीसी से पढ़ लो, साथ ही साथ बस आप एक स्मार्ट वर्क करो कि इसको बीएनएस में इसका कौन सा सेक्शन है ये भी आप याद कर लो। जैसे कॉमन इंटेंशन की अगर मैं बात करूं तो कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 में आईपीसी में, एक्ट डन बाई सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ठीक है। अब यही सेम चीज़ आईपीसी की बीएनएस में बताई गई है सेक्शन 3 क्लॉज 5 में, ठीक है। अब केस लॉ तो जो पहले आईपीसी में थे वही आज बीएनएस में भी वही रहेंगे। जैसे कॉमन इंटेंशन पे सबसे लीडिंग केस था आर वर्सेस क्रूज। दूसरा था आपका बारिन कुमार घोष वर्सेस एम्परर। तीसरा इसमें केस था महबूब शाह वर्सेस एम्परर। इसमें मतलब सेम इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन बताया गया था, ठीक है। और इसमें हाँ, एक था कॉमन इंटेंशन में बी मेड ऑन स्पॉट। इसमें था आपका
पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद, और एक था ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, तो ये लीडिंग केस हैं कॉमन इंटेंशन के ऊपर, सेक्शन 34 आईपीसी या सेक्शन 3 क्लॉज 5 ऑफ बीएनएस। उसके बाद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बीएनएस की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 61, और यही आईपीसी में रहेगा आपका सेक्शन 120 ए और 120 बी। क्रिमिनल अटेम्प्ट 511, देखो 511 पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था, अभ्यानंद मिश्रा वाला केस था, एक अभ्यानंद मिश्रा। ठीक है, 511 आईपीसी या बीएनएस का सेक्शन 62। अबिटमेंट सेक्शन 107 आईपीसी का कह लो, या बीएनएस का सेक्शन 45 कह लो। ठीक है, तो इस तरीके से टॉपिक नंबर 3 पूरा हो गया। टॉपिक नंबर 4 पे आ जाओ, जनरल एक्सेप्शन अंडर भारतीय न्याय संहिता। तो इन्होंने यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया आपको जनरल एक्सेप्शन भारतीय न्याय संहिता से पढ़ना है। ठीक है, मतलब ये जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, जुडिशियल एक्ट है, और आपका एक्सीडेंट, एक्ट ऑफ इन्फेंसी एंड इंसैनिटी, कंसेंट एंड ड्यूरेस। देखो जो कंसेंट है ना उसको इंग्लिश लॉ में ड्यूरेस कहते हैं। ट्रेफाइल्स, प्राइवेट डिफेंस, अदर एक्सक्यूजेबल एंड जस्टिफिएबल एक्ट। तो जो चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है, जैसे यहाँ पे इंटॉक्सिकेशन मेंशन नहीं है, नेसेसिटी मेंशन नहीं है, तो वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद आपको जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पढ़ना पड़ेगा ऑफ जनरल एक्सेप्शन। यानी अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक्सीडेंट के ऊपर कोई लीडिंग केस अगर आपको याद आ रहा हो, तो जैसे जगेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी था, या टुंडा वर्सेस स्टेट था एक, है ना, या आर बनाम टुंडा कह लो। उसके अलावा इंसेनिटी के ऊपर सबसे लीडिंग केस कौन सा है, मैग्नाटन रूल है ना, मैग्नाटन रूल। और दूसरा इसमें आर वर्सेस एर्नोल्ड है, जिसमें वाइल्ड बीस्ट टेस्ट दिया गया था इंसेनिटी के ऊपर। ऐसे ही मैं पूछूं आपसे नेसेसिटी के ऊपर लीडिंग केस बताओ, तो नेसेसिटी यानी आईपीसी का सेक्शन 81, और बीएनएस की अगर मैं बात करूं तो कौन सा बनेगा, बीएनएस में बनेगा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 बनेगा। कौन सा बनेगा, 19। अब उसके बाद आ जाओ आप तो इंसेनिटी के नेसेसिटी के ऊपर आर वर्सेस डुडले स्टीफन। ठीक है, ये इसका लीडिंग केस है। ऐसे इंटॉक्सिकेशन के ऊपर कोई लीडिंग केस आपको अगर याद हो, आपको याद आ रहा होगा तो वो याद आ रहा होगा वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सो, और दूसरा था इसमें ये डीपीपी वर्सेस बियर्ड, यानी दिल्ली पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बियर्ड। ठीक है, डीपीपी वर्सेस बियर्ड। तो ऐसे ही आपको जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी याद करने रहेंगे, इससे सारे लीडिंग केस आपको याद आ जाएंगे जब आप पढ़ोगे ना ये जनरल एक्सेप्शन किसी भी बुक से उठा के। अब हाँ, अब बुक ये कहाँ मिलेंगे आपको, बेयर एक्ट में तो मिलेंगे नहीं, केस लो। तो इसमें आप एस एन मिश्रा ले लो, आईपीसी की, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में आती है, आप एस एन मिश्रा को पढ़ रहे हो। ठीक है, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, तो इसमें कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, कॉजिंग डेथ बाई नेग्लिजेंस, डोरी डेथ, सुसाइड, कॉजिंग मिसकैरेज, हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आपको पढ़ना है और उसके इम्प्लीकेशन पढ़ने हैं। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, कॉजिंग डेथ बाई नेग्लिजेंस, ये आईपीसी से पढ़े या बीएनएस से। तो आप लोग आईपीसी से पढ़ लो, साथ ही साथ बीएनएस में इसका कौन सा सेक्शन है वो भी पढ़ लो। जैसे कल्पेबल होमिसाइड आईपीसी में सेक्शन 299 में, मर्डर सेक्शन 300 में डिफाइन है, लेकिन इसका जो बीएनएस में सेक्शन है कल्पेबल होमिसाइड का वो सेक्शन 100 है, मर्डर का सेक्शन 101 है। ठीक, अब आईपीसी की अगर हम बात करें तो उसके तो सेक्शन उंगलियों पर रटे हुए हैं। जैसे डोरी डेथ पूछता है कोई किस सेक्शन में, 304 बी है। सुसाइड सेक्शन 309 में है ना, कॉजिंग मिसकैरेज 312 में, हर्ट 319 में, ग्रेवियस हर्ट 320 में। अब ग्रेवियस मतलब कोई हर्ट है, हर्ट ग्रेवियस हर्ट कब बन जाएगा, तो सेक्शन 320 में बताया है कि उसमें 8 तरीके बताए हैं, है ना, तो वो 8 तरीके से अगर कोई भी एक्ट किया जाए तो वो हर्ट ग्रीवियस हर्ट बन जाएगा। ऐसी एसिड अटैक, एब्डक्शन, तो इनके सेक्शन जो बीएनएस में मेंशन है ना वो भी आप पढ़ लेना। आपके बीएनएस में जैसे एब्डक्शन है तो बीएनएस में किस सेक्शन में मेंशन है, तो वो भी चीज़ पढ़ लेना। तो अगर पूछा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जाम में, मान लो यही पूछ लिया कि एब्डक्शन किस सेक्शन में, बीएनएस में, तो कम से कम वहाँ पर सोचेंगे नहीं, है ना, पता होगा तो मार देंगे, टिक मार देंगे। तो फिर आपको जैसे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट है, तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 में हुआ था। ये वाला अमेंडमेंट तब आया था जब वो निर्भया केस हुआ था ना, उसके बाद इस अमेंडमेंट को लेके आए थे। इसमें बेसिकली क्या किया था, जो ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन है ना उसमें पेनल्टी को इन्हेंस कर दिया था। अगर कोई महिला के खिलाफ अपराध होता है तो उसमें जो एक्यूज है उसको इन्हेंस जो सज़ा है वो ज़्यादा मिलती है। अब पहले कम मिलती थी, अब ज़्यादा है। तो जैसे सेक्शन 100 था, उसमें क्या है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आप कब सामने वाले की जान ले सकते हो, तो उसमें एक क्लॉज नंबर 7 ऐड किया गया, यानी पॉइंट नंबर 7 ऐड किया।
कि एसिड अटैक के मामले में भी आप सामने वाले की जान ले सकते हो। ये 2013 में ऐड किया। ऐसे ही रेप वाले जो सेक्शन थे, रेप वाले सेक्शन के अंदर भी पेनल्टीज़ को इन्हेंस कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ आप रिलेवेंट स्पेशल लेजिस्लेशन ऑन सेक्सुअल एब्यूसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो इसमें आपको पॉक्सो पढ़ना पड़ेगा, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एंड वर्क प्लेस, ये भी आपको एक्ट पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ लीडिंग केसेस पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो आईपीसी के लिए मैंने आपको बुक बता दी, प्रोफेसर एस एन मिश्रा की बुक ले लो आप, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में आती है, आपको सारा मिल जाएगा। और ये पॉइंट नंबर 6 है ना, जैसे थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, ये सारा सब कुछ उसमें मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन पे, सेक्शन मतलब पॉइंट नंबर 7। इसमें लिखा है पर्पज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एंड इट्स जुरिडिक्शन इन इंडिया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड देयर रोल, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पुलिस एंड इट्स पावर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना आपको सीआरपीसी से पढ़नी है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये सीआरपीसी से पढ़नी है, क्योंकि इन्होंने पॉइंट नंबर 10 पे एक्सप्रेसली मेंशन किया है बीएनएसएस के वेरियस सेक्शन आपको पढ़ के आने हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सीआरपीसी से ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड सेक्शन 6 में है, तो वहाँ पे 4 तरीके के क्रिमिनल कोड बताए हैं। पहला कोर्ट ऑफ सेशन क्रिमिनल कोड होती है, दूसरा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, तीसरा किसकी होती है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की, चौथा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो इस तरीके से 4 क्लासेस बताई हैं क्रिमिनल कोड की। उसके अलावा अगर आप लोग बुक मुझसे पूछोगे तो बुक कौन सी है, तो केलकर की बुक आप लोग ले सकते हो। ये देखो, ये मेरे पास केलकर की बुक है, ये सीआरपीसी के लिए है, अच्छी बुक है, मेरे को ठीक लगती है ना। ये लेक्चर है, केलकर के लेक्चर, एलएलबी में हम यही पढ़ते थे। बाकी पेपर पास तो दुक्की से ही होते थे जो अशोक कुमार जैन है, क्योंकि लास्ट टाइम है टाइम नहीं बचता था, तो लास्ट के 5-6 दिन में क्या पढ़ें, दुक्की पढ़ लो, वही अशोक कुमार जैन वाली। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा पॉइंट नंबर 8, प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस। इसको कहाँ से पढ़ना है, तो इन्होंने क्लियर कट मेंशन कर दिया, भैया भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि आपको एविडेंस पढ़ना क्या पढ़ना, सीधे सीधे उन्होंने लिखा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो अभी नया वाला आया है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि हम इसमें बुक कौन सी रेफ़र करें, तो अवतार सिंह की आप बुक ले लो, मेरे पास अवतार सिंह है, आप कोई भी बुक ले सकते हो। इसमें जैसे रतन लाल धीरज लाल भी आती है वो, लेकिन काफ़ी बड़ी बहुत वाइड बुक है। रतन लाल धीरज लाल तो मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करूँगा, वो बहुत वाइड है, इतनी मोटी करीब बुक है। अब इतने से टॉपिक के लिए जहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन आने हैं, तो उसमें इतनी मोटी बुक पढ़ने का तो देखो कोई मतलब है नहीं। तो मेरी जो सजेशन रहेगा वो अवतार सिंह रहेगा। अवतार सिंह भी इतनी बड़ी बुक है। ठीक है, उसके बाद हाँ देखो पॉइंट नंबर 9 देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एक्यूज एंड अरेस्टेड पर्सन। इसमें आपको क्या पढ़ के जाना है, इसमें आपको पढ़ना है कि इंडिया में कौन सा सिस्टम एडॉप्ट किया गया है, एक्यूसिटोरियल एडॉप्ट किया है क्या, इंक्विजिटोरियल सिस्टम एडॉप्ट किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर ट्रायल पढ़ना है, फेयर ट्रायल एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सीआरपीसी में मिलेंगी आपको, इसमें पूरा ट्रायल पढ़ के जाना है आपको। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस पढ़ने हैं। अब सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस कौन बताता है कि ये सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है। ठीक है, तो आप इसमें क्या है कि गूगल करके सारे सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस आप निकाल सकते हैं कि इंडिया में कौन कौन से ऑफेंसेस सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं। फिर इसमें आपको शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ पढ़ना है, राइट ऑफ एक्यूज पर्सन पढ़ना है। तो राइट ऑफ एक्यूज पर्सन आपको सीआरपीसी की बुक में मिल जाएंगे बड़े आसानी से। राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन पढ़ना है। अब ये राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहाँ मिलेगा आपको, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की ही बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिलेगा आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंदर। ठीक है, और इसमें आर्टिकल 20 के और भी प्रोविज़न पढ़ने हैं, आगे देखो इसमें लिखा हुआ है, ये देखो इसमें लिखा है एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज एंड विक्टिम अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, साइंटिफिक टेस्ट लाइक नार्को एनालिसिस और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। इसमें आपको क्या चीज़ पढ़नी है, इसमें ये पढ़ना है कि नार्को एनालिसिस कब कराया जा सकता है। तो इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट्स हैं जिसमें ये बोला गया है कि विदाउट एक्यूज की, मतलब जो एक्यूज्ड है या जिस पर शक है उसके परमिशन के बिना नार्को एनालिसिस नहीं हो सकता, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अगेंस्ट है। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पढ़ने पड़ेंगे। और इसमें आगे लिखा हुआ है राइट अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, तो इसमें 20 क्लॉज 2 पढ़ना पड़ेगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन का। और कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल प्रोविज़न जैसे एक्स पोस्ट फैक्टोस लॉज यानी 20 क्लॉज 1 पढ़ना है। ये तो आपको बेयर एक्ट में मिल जाएगा, 20 क्लॉज 1, 20 क्लॉज 2, 20 क्लॉज 3। ठीक है,
लेकिन अब आप कहोगे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक कौन सी पढ़ें, तो मेरे पास जे.एन. पांडे है, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो। जे.एन. पांडे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आती है। ठीक है, फिर इसमें राइट टू प्राइवेसी पढ़नी है। अब जैसे राइट टू प्राइवेसी किसके अंदर है, इसमें एक केस आया था, के एस पुट्टा स्वामी का केस था, के एस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो राइट टू प्राइवेसी है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर, है ना, डिक्लेयर कर दिया था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक, राइट टू बी फॉरगॉटन। अब राइट टू बी फॉरगॉटन क्या होता है, राइट टू बी फॉरगॉटन कुछ नहीं है। अब जैसे मान लो कोई पर्सन आज की डेट में किसी ऑफेंस के लिए एक्यूज बनता है, अब कल को वो न्यायालय से बाइज्जत बरी हो जाता है, यानी एक्यूट हो जाता है, तो उसके पास ये राइट होना चाहिए कि सब लोग, मतलब जहाँ जहाँ उसका जैसे मीडिया में ट्रायल चला, उसको एक ऑफेंडर की तरह दिखाया गया कि उसने इतना बड़ा ऑफेंस किया, ये किया, वो किया, तो फिर उसके पास इस चीज़ का भी राइट होना चाहिए कि वो सब जगह से इस चीज़ को इरेज किया जाए, है ना। तो ये मेरे हिसाब से राइट टू बी फॉरगॉटन है। प्रिजनर्स राइट्स, राइट टू कंपनसेशन फॉर आर्बिट्रेरी अरेस्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन, फ्री लीगल एड, ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, राइट टू बी फॉरगॉटन भी आर्टिकल 21 के अंदर आएगा। प्रिजनर्स राइट आपको पढ़ने पड़ेंगे, राइट टू कंपनसेशन फॉर आर्बिट्रेरी अरेस्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसमें आर्टिकल 22 पढ़ना है, और फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A, और लीगल सर्विस अथॉरिटीज़। ठीक है, जब आप 39A पढ़ेंगे ना, तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आया था 1987 में, वो प्रोविज़न आपको पढ़ने हैं इसमें। तो इतनी सारी चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एक्यूज आपको पढ़नी है। बुक मैंने आपको बता दी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, डॉक्टर जे.एन. पांडे, और वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आती है। फिर आप पॉइंट नंबर 10 देखिए, इसमें इन्होंने क्लियर कट मेंशन कर दिया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, उसके वेरियस सेक्शन पढ़ने हैं, इन्होंने यहाँ सिलेबस नहीं लिखा, यानी आपको पूरा BNSS पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट, यानी RPF एक्ट 1957, रेलवे एक्ट 1989, और रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1966, ये भी पढ़ने पड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं, एक ही बुक के अंदर तीनों एक्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये बुक आप मार्केट से परचेज कर लीजिए, तो एक ही BR एक्ट के अंदर आपको तीनों मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो लगभग हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया लॉ वाले पोर्शन को। तो अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। तो इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू।